गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा बहुत स्पेशल टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन। आज जो हम लोग टॉपिक देखने चल रहे हैं ये है इंटीग्रेशन। आज आप लोग इस इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। जनरली किताबों में कम दिया होता है, इसलिए समझने का प्रयास करेंगे और बहुत बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे। ये मान के चलेंगे कि आपको इसकी कंक्रीट चीज़ आज मिलने वाली है। बोर नहीं होना है, छोड़ के भागना नहीं है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है और तब मज़ा आने वाली है आपको। देखते हैं क्या है आज इस इंटीग्रेशन में। चलो, तो इंटीग्रेट, अगर हम कहते हैं इंटीग्रेट तो इंटीग्रेट का मतलब होता है समाहित करना, जोड़ना। इंटीग्रेट कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, है ना, यानी कि सभी को हमको एक में जोड़ना है। इंटीग्रेट कलेक्ट करना, समाहित करना, ये इंटीग्रेशन का वर्बल मीनिंग है, उसकी एक्चुअल शाब्दिक अर्थ है। लेकिन मैथमेटिक्स में न्यूटन को कहाँ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी जो न्यूटन और लीबनिज ने इसको खोज डाला। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बदल रही थी, ऐसी कंडीशन में इंटीग्रेशन की ज़रूरत न्यूटन को पड़ी। जब न्यूटन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कर रहे थे तब उन्होंने पाया कि जब इन्फिनिटी से किसी बॉडी को ले आया जाता है किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तब उस ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा एक वर्क किया जाता है। लेकिन समस्या कहाँ पैदा हो गई? समस्या पैदा ये हुई कि जब इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी मास m को, ये अर्थ का मास था मान लो, ये m मास को अंदर ले आया जा रहा था, तो दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत वहाँ ये हुई वर्क डन निकालने में कि जब इसको अंदर लाया जा रहा था तो इसके बीच में जो दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था वो होता था कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये F जो था वो यहाँ पर मास ऑफ अर्थ था, ये बॉडी का मास था, और ये दूरी का स्क्वायर। यहाँ पर समस्या क्या हुई कि जब ये फोर्स R तो कांस्टेंट था नहीं, ये R जो दूरी अगर हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं R दूरी पर, तो इन्फिनिटी से जब हम ले आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई दूरी रही होगी। मान लेते हैं इन्फिनिटी पर ही है तो वहाँ इन्फिनिटी से कोई दूरी मान लेते हैं R है। अगर ये R अंदर की तरफ बॉडी लगातार आ रही है तो यहाँ पर ये फोर्स लगातार वेरी करेगा। अगर ये R की वैल्यू लगातार अंदर आने पर बदल रही है तो ये ग्रेविटेशनल जो पुल था ये बार बार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। अच्छा, अब अगर ये बदलते हुए फोर्स को से लगातार अंदर की तरफ ये बॉडी आ रही है तो जाहिर सी बात है जो वर्क डन होगा वो कांस्टेंट फोर्स द्वारा नहीं होगा। अब यहाँ पर ये फोर्स जो बॉडी अगर अंदर की तरफ लाई जा रही है तो ये फोर्स जो हो जा रहा था वो वेरिएबल हो जा रहा था। अब न्यूटन के सामने ये समस्या पैदा हुई कि हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। ये फोर्स लगातार बदल रहा था और बदलते हुए फोर्स के कारण, भाई डिस्प्लेसमेंट तो इन्फिनिटी से R तक ला रहे तो डिस्प्लेसमेंट चलो कोई फिक्स है, लेकिन इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में लगातार फोर्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है। यानी कि न्यूटन को आवश्यकता हुई वर्क डन निकालने की, वो भी वेरिएबल फोर्स के द्वारा, और यही न्यूटन की इस खोज का कारण बना और न्यूटन ने कैलकुलस जैसी ब्रांच को डेवलप किया। और इसी समय अलग देश में लीबनिज ने भी इसकी खोज की। तो ये विवाद है कि
कौन पहले किया, लेकिन दोनों ने ही अपने अपने रिसर्चेज में इन मैथमेटिक कैलकुलेशंस का जिक्र किया है। ठीक है, तो आज उसी बेसिक कंसेप्ट को जो न्यूटन की बुक में लिखा है आज हम लोग वो पढ़ेंगे। और वो कठिन चीज़ तो है, लेकिन जैसा कहे भागना नहीं है। अगर भागे तो फिजिक्स तो ऐसी है, भगाएगी और बहुत भगाएगी। तो याद करना, न्यूटन की फिजिक्स है और ये न्यूटन की मैथमेटिक्स भी है। न्यूटन जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे तो लड़के भाग जाया करते थे। न्यूटन पढ़ाते रह जाते थे, बच्चे उठ पीछे से भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि न्यूटन की जो पढ़ाई गई चीज़ें थी उनका स्तर इतना बृहद था, इतना स्तरीय था कि बच्चों के ऊपर से उड़ जाता था। सर के ऊपर से गया। और मज़े की बात क्या थी कि न्यूटन तब तक क्लास छोड़ते नहीं थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब तक उनके डेरिवेशंस पूरे नहीं हो जाते थे। पूरी क्लास खाली न्यूटन पढ़ाते रहते थे और जब पूरा लेक्चर ख़त्म कर देते थे तब वो क्लास से उठकर जाते थे। तो महान वैज्ञानिक हैं, इनकी बातें हैं। चलो आगे देखते हैं, बहुत बात करते हैं। चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा, चलो एक बड़ा सिंपल सा चीज़ लेते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। मान लेते हैं कि एक कोई तुम्हारा वायर है। इस वायर की लेंथ मान लेते हैं L है। सपोज दैट द वायर ऑफ दिस लेंथ इज L। इंटीग्रेशन के बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना, देखो मजा आएगी। अब इस L को ध्यान देना, ये L है। इस लेंथ को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, ऐसे ऐसे, ये ध्यान दो बेटा, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बांट दें। चलो इसको बोलते हैं डेल्टा L1, ये टुकड़ा डेल्टा L2, डेल्टा L3, इस तरह से ये टुकड़ा डेल्टा L, ऐसे ऐसे डेल्टा, कई सारे डेल्टा है। डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, L1, दीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस लेंथ L। तो अब अगर इस डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा Ln, मान लेते हैं इसके n टुकड़े किए गए। अब इन सभी का जो अगर हम समेशन करते हैं तो बताओ इसके समेशन को क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाता है समेशन ऑफ डेल्टा L I कर दो, I की वैल्यू 1 to n कर दो। डेल्टा Li का मतलब I की वैल्यू 1 to n, यानी 1 डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा n। अब बताओ इसकी वैल्यू जब जोड़ते लाओगे तो टोटल वैल्यू है क्या? व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ दैट वायर? ये हमारी है L। सभी लोग बहुत ध्यान देंगे। दिस लेंथ इज इक्वल टू L। ये हमारा एक जनरल फार्मूला हो गया कि समेशन ऑफ डेल्टा L इक्वल टू L। लेकिन ध्यान करो कि यहाँ केवल एक ही फिजिकल क्वांटिटी है और इस L पे कोई और चीज़ डिपेंड नहीं कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डेल्टा L पर कोई और चीज़ डिपेंड नहीं कर रही, ये खुद चेंज हो रही है और खुद चेंज होकर उस चेंजेस को जोड़ते हुए अगर हम लोगों ने, यानी कि ये इन टुकड़ों की लेंथ को जोड़ते हुए हमने जो लेंथ निकाली वो क्या आ गई? L आ गई। अब अगर इसी डेल्टा L की वैल्यू को बहुत हम छोटी कर दें, इफ़ डेल्टा Li इज़ वेरी वेरी मच स्मॉल, यानी कि अगर यही डेल्टा Li है, ठीक है ना, अगर डेल्टा Li बहुत छोटा होगा तो इसको हम इंटीग्रेशन, इसके इफ डेल्टा Li या डेल्टा L इज वेरी मच स्मॉल, ध्यान देना, अगर ये बहुत छोटा हो, यानी कि अब यहाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो n है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है। n क्या है? टेंड्स टू इन्फिनिटी। n का मतलब क्या है? n का मतलब जो इसके टुकड़े थे, इन टुकड़ों की संख्या अगर इन्फिनिटी हो जाए तो जाहिर सी बात है कि यह जो डेल्टा L की वैल्यू होगी ये बहुत सूक्ष्म हो जाएगी, है ना। यानी कि इफ़
दैट इज इफ n इक्वल टू इन्फिनिटी देन डेल्टा एल आई जो हो जाएगा डेल्टा एल हो जाएगा dl, यानी कि दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डेल्टा एल इक्वल टू dl। अब ध्यान करना, इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डेल्टा एल इक्वल टू dl। अब लेकिन अब अगर इसमें हम लिमिट लगा दें, देन इधर लिमिट लगा दें, चलो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा i इक्वल टू 1 to n डेल्टा एल आई। अब यहाँ ये क्या है, ये n की वैल्यू जो है, i की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो अब इसको बहुत सारे टुकड़ों में बांट, इन्फिनिटी का मतलब यहाँ ये नहीं कि अनगिनत, यहाँ इन्फिनिटी का ना बहुत सारे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े। तो जब बहुत सारे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे, टोटल लेंथ तो कांस्टेंट है, लेकिन उसके जो टुकड़ों की संख्या है वो इनफाइनाइट है। तो अगर इसको लोगे तो क्या इसका भी जोड़ l ना आएगा? भाई टुकड़ों की संख्या बढ़ रही है, ना कि लेंथ। ये लेंथ फिक्स है, लेंथ इज फिक्स्ड, बट द नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द लेंथ दीज आर इंक्रीजिंग। और जब ये इंक्रीज करेंगे तो ये पार्ट की जो लंबाई होगी वो कम होती चली जा रही है। और जब ये कम होती चली जाएगी तो इस पूरी वैल्यू को अब हम कहेंगे समेशन, ये इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एल आई को कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, और ये समेशन का जो जगह है वो ले लेगा इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू एल, यानी कि समेशन ऑफ डेल्टा एल इक्वल टू एल आल्सो एंड समेशन ऑफ और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू एल। रिजल्ट इज द सेम, बट हियर द पार्ट्स, द लेंथ ऑफ द पार्ट्स इज significant and here length of the part of wire is very very much small। तो इस तरह से समेशन का कंसेप्ट जो है वो इंटीग्रेशन के रूप में एक हम लोग कैलकुलस की ब्रांच में देखते हैं, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू एल। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लेंगे तो वो हो जाएगा एक्स। अच्छा, यहाँ तो ये एल है। जब ध्यान दो, अगर यही एल किसी निश्चित पॉइंट के बीच में होगा, इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रल का मतलब होता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं लगी है, इस एल की एक्चुअल वैल्यू क्या है ये हमको मालूम नहीं है, इनडिफिनिट है। तो इस तरह से एल की यहाँ हमने केवल ये देख लिया कि सारे डीएल को जोड़ने पर, इंटीग्रेट करने पर, सभी को मिक्स करने पर, जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, डीएल मिल रहा है। इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल तो है, लेकिन एल का जो एक्सटेंशन है, एल का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है ये हमको मालूम नहीं है। और इस कारण से इस तरह के इंटीग्रेशन को, जिसमें केवल फार्मूला आ जाता है, फाइनली वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन उस वैल्यू का जो है गणितीय मान नहीं आता है, मैथमेटिकल वैल्यूज इसको नहीं मिलती हैं, तब हम कहते हैं ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है। लेकिन अब अगर यही एल को हम किसी कोऑर्डिनेट में बांध दें, हम कह दें कि भाई एल की वैल्यू मान लेते हैं ये कोई कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट की पोजीशन है ए, इस पॉइंट की पोजीशन है बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है ए और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, बी। अब हम कह दें कि इस वायर का जो एक्सटेंशन है वो कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है, और पहले पॉइंट जो वायर का एक एंड है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ए दूरी पर है और दूसरा एंड जो है वो बी दूरी पर है। यानी कि ये कैपिटल वायर की लेंथ अगर ए बी मान लें तो ए का कोऑर्डिनेट ए जीरो है, बी का कोऑर्डिनेट बी जीरो है। तो अब यहाँ पर अब इस वायर की कोई भी लेंथ नहीं पॉसिबल है।
अब इसकी लेंथ फिक्स हो गई। पहले dl का इंटीग्रेशन l, व्हाट इज l वी डोंट नो, बट इफ द कोऑर्डिनेट इज गिवन इट मीन्स द एक्सटेंशन ऑफ dl, इस dl को जब हम विस्तृत कर रहे हैं, जब इस dl को हम विस्तृत कर रहे हैं, यानी कि इस dl का जब एक्सटेंशन कर रहे हैं, इसका छोटा पार्ट ही dl है भाई, डेल्टा l बड़े बड़े टुकड़े, dl वेरी वेरी स्मॉल पार्ट। इस dl का जब एक्सटेंशन कर रहे हैं तो इसका एक एंड कहाँ पर आ रहा है, a दूरी पर, कोऑर्डिनेट a पर, और जो लास्ट वाला है वो कहाँ जा रहा है, b पर। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को डेफिनिट इंटीग्रल में बदलेंगे, यानी कि अब यह dl का जो को जब विस्तृत करेंगे तो इसका एक हिस्सा a पर आएगा, दूसरा हिस्सा b पर आएगा, और ऐसी कंडीशन में इस वायर की लेंथ क्या होगी, दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रल। तो अब इस dl का जो इंटीग्रेशन है वो तो हमारा l हो जाता है। अगर केवल l लिख दोगे तब तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, लेकिन अभी लिमिट भी है, तो इस लिमिट को इस तरह से हम लोग लिखते हैं a लोअर लिमिट b अपर लिमिट, इंटीग्रेशन ऑफ dl विद लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट b, और इक्वल टू l होता है, तो dl का इंटीग्रेशन तो l है, लेकिन अभी इस l की एक्चुअल वैल्यू को हमें निकालना है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रल मेथड। तो l की वैल्यू a से लेकर कहाँ तक चली गई, b तक। इसका मतलब है कि अब इस l की वैल्यू मैक्सिमम कोऑर्डिनेट से कितनी है, b है, और मिनिमम कितनी है, एक तरफ a है। तो अब इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इस l की जगह अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, l क्या है, वेरिएबल है यहाँ, तो l की अपर लिमिट क्या है, b है, माइनस l की लोअर लिमिट क्या है, a है, तो b माइनस a, ठीक है ना। तो ये b माइनस a, अगर तुम ध्यान दो तो ये पूरा l क्या है, पहले तो dl का जब हम विस्तार किए तब तो l आया, लेकिन अब अगर ये a से b तक विस्तृत हो रहा है तो ये पूरे तार की लंबाई, अगर ध्यान दो तो ये b में से a घटाने पर ये तार की लंबाई मिलेगी, यहाँ l इक्वल टू b माइनस a मिल रहा है, ऐसा हमको कोऑर्डिनेट से दिख रहा है। लेकिन अब इसी चीज़ को जब हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे तो एक लोअर लिमिट लगाएंगे, एक अपर लिमिट लगाएंगे, और जब इसका पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे, फिर लिमिट को एक बड़े लार्ज ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद लोअर लिमिट, और यह डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि जब किसी भी इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इस तरह से लगता है, आपको बार बार प्रैक्टिस में कर लेना है। जब इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो इंटीग्रेशन में अगर लिमिट लगी हुई हो तब उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो किसी फिक्स वैल्यू को प्रोवाइड करता है, तब हम कहते हैं कि वह डेफिनिट इंटीग्रल है। और जब उसमें लिमिट नहीं लगी रहती है तब हम एक फार्मूले के रूप में आंसर को निकालते हैं, और तब ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो जब फार्मूले के रूप में आए, जब लिमिट दी हो तो वह डेफिनिट इंटीग्रल, लिमिट ना दी हो तो इनडेफिनिट इंटीग्रल, जो कि एक फार्मूले के रूप में प्राप्त होता है। तो ये तो बात हुई कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अकेली है और केवल लीनियर है। ध्यान देना, यहाँ एक क्वांटिटी है जो कि लीनियर है, यानी कि पावर 1 है, और वह लगातार वेरी कर रही है, और उसके इंटीग्रेशन को हम लोगों ने निकालना सीखा। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dl अगर हम देख रहे हैं तो वो l आता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, यानी कि वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो लेंथ के फॉर्म में ही हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl l, यानी कि बहुत छोटा पार्ट dx, और जब उसको इंटीग्रेट कर दो x हो गया, ठीक है ना। लिमिट दी गई हो तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट, काम कर लिया। लेकिन अब हम लोग ऐसी चीज़ों को देखने चलेंगे जहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी वेरी कर रही होगी और उस पर उसके कारण दूसरी फिजिकल क्वांटिटी
भी वेरी कर रही होगी। जैसे भी वहाँ हम लोग देख रहे थे न्यूटन ने जो किया कि हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस को अंदर ले आना शुरू किया, हमने बॉडी को जैसे न्यूटन ने किया, जैसे न्यूटन ने अपने पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में किया, वहाँ पर बॉडी को ले आ रहे थे तो डिस्टेंस वेरी कर रही थी, लेकिन डिस्टेंस वेरी करने के साथ साथ क्या था, फोर्स वेरी कर रहा था, फोर्स वेरी करने के साथ साथ वर्क डन वेरी कर रहा था। तो यानी कि वेरिएबल फोर्स से वर्क डन हमको निकालना हुआ, यानी कि फोर्स भी बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बदल रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बदलने के साथ साथ फोर्स बदल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी बदल रहा होगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो लगातार वेरिएबल फोर्स से वर्क डन को कैसे निकाला गया, उस चीज़ को देखने के लिए अब हम लोग एक और चीज़ का सहारा लेते हैं, यानी कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होगी, तब वहाँ पर इंटीग्रेशन किस तरीके से निकाला जाता है ये हम लोग अब देखेंगे। मान लेते हैं कि कोई भी एक फंक्शन है y जो कि x का, मान लेते हैं कोई फंक्शन है y, अब हम लोग मान लेते हैं कि कोई वेरिएबल y है जो कि x का फंक्शन है, यानी कि y x पर डिपेंड कर रहा है। सभी लोग ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से वास्तविक चीज़ निकल कर आएगी कि वास्तव में इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में क्या मुख्य चीज़ें हैं। अगर y x पर डिपेंड कर रहा है तो y को x का फलन यानी कि फंक्शन कहा जाता है। Here y is function of x. It means y is depending on x. यहाँ y x पर डिपेंड कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जब तुम y और x के बीच में ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कुछ आएगा। Let the graph between y and x is like this। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को हम लोग पाएंगे। अगर y x पर डिपेंड कर रहा है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ध्यान दो कि y x के साथ लगातार बदल रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि लेट x इज चेंजिंग फ्रॉम a टू b। हम मान लेते हैं कि इस ग्राफ में भी वो x क्या है, ये a है, यहाँ पर b है। x a से b तक बदल रहा है। तुम पाओगे कि अगर x a से b तक बदल रहा है तो y भी लगातार बदल रहा है। ध्यान दो, a पर कुछ है y, यहाँ पे थोड़ा और बढ़ेगा तो y कुछ और है, ठीक है ना। ध्यान देना, इंटीग्रेशन का बहुत अच्छी कंसेप्ट लेकर हम लोग आगे बढ़ने चल रहे हैं। तो इस तरह से ये मान लेते हैं कि ग्राफ a से b तक एक्सटेंड कर रहा है ना। लेट अस कंसीडर द ग्राफ इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b एंड द कोऑर्डिनेट एट पॉइंट a इज x कोऑर्डिनेट इज a एंड एट पॉइंट b x कोऑर्डिनेट इज b। यानी कि इसका जो एक्सटेंशन है वो b माइनस a तक है ना। इट मीन्स x is changing from a to b। x चेंज हो रहा है a से लेकर b तक, बहुत ध्यान देना। अब x जब लगातार चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है ना। नाउ वी ब्रेक इस पॉइंट को हम मान लेते हैं PQ। वी ब्रेक PQ into n इक्वल पार्ट्स। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये P है, जहाँ पे कोऑर्डिनेट A है, वो पॉइंट P है, जहाँ पे कोऑर्डिनेट B है, यहाँ पर पॉइंट Q है। अब इसको हम कैपिटल n इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। अच्छा, n इक्वल पार्ट्स में बांट दोगे तो
देन वैल्यू ऑफ ईच पार्ट। अगर यहाँ a से b तक की दूरी है तो यह दूरी हमारी अगर तुम कहोगे तो ये b माइनस ए होगी, b माइनस ए होगी। और इसको n बराबर टुकड़ों में हमने बांट दिया। अगर n बराबर टुकड़ों में बांट दिया देन वैल्यू ऑफ ईच पार्ट विल बी b माइनस ए अपॉन n। ये पूरा b है, यहाँ से यहाँ तक a था तो ये b माइनस ए हो जाएगा। अब b माइनस ए अपॉन n। अब इसी को हम कहेंगे क्या, डेल्टा x। इसी को हम क्या कहेंगे, डेल्टा x। इसका मतलब है कि ये अगर P से Q तक के जो x की दूरी है, x वेरिएबल है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, हमने कहा P से Q तक x की वैल्यू a से लेकर b तक वेरी कर रही है। अब a से लेकर b तक वेरी कर रही है तो इसका जो स्मॉल वेरिएशन है, अगर इसको हमें निकालना है तो हम इसको कुछ टुकड़ों में बांट लेते हैं। मान लेते हैं n टुकड़ों में बांटा तो b माइनस ए को n टुकड़ों में बांटा तो हर टुकड़े की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, वो x हो जाए, डेल्टा x हो जाएगी। अब वो डेल्टा x अगर हमने इसको मान लिया है तो b माइनस ए अपॉन n होगी। चलो तो मान लेते हैं कि एक टुकड़ा हमारा ये है, सभी लोग ध्यान देना बेटा, एक दूसरा टुकड़ा, ये सारे टुकड़े बराबर हैं बेटा, हैं ऐसे, ये सारे टुकड़े की जो चौड़ाई है ये बराबर है, यानी कि ये डेल्टा x है हमारा बेटा। देखो ये डेल्टा x है, ये भी क्या है, डेल्टा x है। ठीक, सारे डेल्टा x है। ठीक, डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x सारे ऐसे। अब देखो अगर ये a है, अगर x a है, इफ x इक्वल टू a, अगर यह x a है तो बताओ ये y क्या है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f a हो जाएगा। बोलो, यानी कि y की वैल्यू क्या है, x की जगह, भाई x का फंक्शन होगा कुछ, ये है ना। यहाँ पे तुम इसको इस तरह देखते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस 3 है। अगर y इक्वल टू x प्लस 3 है तो पॉइंट P पर तुम कहोगे x इक्वल टू क्या है, a है, तो y इक्वल टू जो भी, अगर ये f x फंक्शन है x का तो x की जगह क्या रख दोगे, a रख दोगे तो a प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब कि x की वैल्यू अगर यहाँ a रखोगे तो y की वैल्यू x की जगह a रखने पर y की वैल्यू मिल जाएगी। इफ x इक्वल टू, अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर देखो यहाँ a प्लस डेल्टा x करो तब x इक्वल टू a प्लस डेल्टा x। अब x की वैल्यू देखो, ये x है, ये x की वैल्यू, ये x वेरिएबल है, ध्यान देना, x बदलेगा तो y भी बदलेगा। यहाँ x के साथ y भी बदल रहा है। ठीक है ना। पिछले वाले में देखो dx था तो dx बदल रहा था, तो इसकी रेस्पेक्ट में कोई और चीज़ नहीं बदल रही थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि x पर कोई और फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड है y, तो x के बदलने के साथ साथ y भी बदल रही है। तो अब हमें नेट चेंज निकालना पड़ेगा। तो चलो, तो अगला फंक्शन हो जाएगा x जो हो जाएगा वो a प्लस डेल्टा x हो जाएगा। देन y क्या हो जाएगा, f a प्लस डेल्टा x। इसी तरह से इफ x इक्वल टू a प्लस 2 डेल्टा x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f a प्लस 2 डेल्टा x। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे x बदलता जा रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू, जब x ये था तो y ये था, जब ये x ये था तो y ये आ गया, जब x ये आ गया तो y ये आ गया। ठीक है ना। तो चलो देखें पहला टर्म क्या था, x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, a से स्टार्ट हो रही थी और बढ़ते 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 चली जा रही थी। तो पहला टर्म हमें जब मिल रहा था, जब x a था तो y इक्वल टू ये हमारा क्या था, फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म y का, ये सेकंड, ये थर्ड। अब देखो फर्स्ट टर्म में यहाँ क्या था, फर्स्ट टर्म में y इक्वल टू क्या था, एफ ए था। सेकंड टर्म में क्या था, y इक्वल टू a प्लस डेल्टा x था। थर्ड टर्म में क्या था, y इक्वल टू एफ a प्लस 2 डेल्टा x है। तो फॉर nth टर्म इसी तरह से करते 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 यहाँ मान लेते हैं x1 है, y1 है ना, x2 है, y2 है, x3 है,
y3 है। इसी तरह nth टर्म के लिए अगर हम yn करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस, ध्यान देना बेटा, पहले टर्म में एफ ए था, दूसरे में ए प्लस डेल्टा एक्स था, तीसरे में ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। देखो यहाँ 3 था तो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 डेल्टा एक्स है। इसी तरह से जब nवां टर्म निकालोगे तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, ये हमारा nवें टर्म की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि जब nवां टर्म हम लोग लेंगे तो yn की वैल्यू हो जाएगी एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। फिर से समझो, पहला टर्म था एफ ए प्लस 0x, 0 डेल्टा एक्स कर सकते हो, ए प्लस 0 इंटू डेल्टा एक्स, और जब 2 रखे तो ए प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ ए प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि 2 रखे यहाँ तो यहाँ डेल्टा एक्स का मल्टीप्लायर 1 हुआ, यहाँ 3 रखे तो डेल्टा एक्स का मल्टीप्लायर 1, बाकी सब चीज़ें वही, ए तो वही है। इसी तरह जब nवां टर्म लोगे तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब है कि अगर इसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है ना, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, ऐसे nवां पार्ट, तो n पार्ट के y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है ना। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि अगर हमको इस ग्राफ AB से घिरा हुआ एरिया निकालना है, सभी लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो कि x के साथ लगातार y बदल रहा है। अगर इस ग्राफ से घिरा हुआ हमको एरिया निकालना है तब हम क्या करेंगे, इतना सभी लोग बेटा नोट कर लो। अब हम आगे बढ़ने चल रहे हैं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमने समझा दिया। अब देखो, अब अगर हमको क्या निकालना, इस ग्राफ से घिरा हुआ एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर ग्राफ ए बी। अगर ए बी से घिरे हुए एरिया को हमको निकालना है तो क्या होगा, इस चीज़ का कंसेप्ट क्यों आया ये भी देख लो, क्यों हम एरिया को ही निकाल रहे हैं। तुम ध्यान करो कि अगर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर फोर्स लगातार डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, अगर कांस्टेंट होता तो फोर्स ऐसे होता। देखो यहाँ क्या है, फोर्स इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर तुमसे कोई कहता बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो तुम कहते थे ये फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ 5 मीटर है, यहाँ फोर्स 20 न्यूटन है, तो हम क्या करते, 20 कर देते 5 न्यूटन, और 20 इंटू 5 क्या होता, 100 जूल वर्क हो जाता। यहाँ पर देखो फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट लीनियर है, लेकिन फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट तो बदल रहा है लेकिन फोर्स नहीं बदल रहा है। यहाँ पर 100 जूल बड़े आराम से निकाल लिए। अगर तुम ध्यान करो तो इस ग्राफ में 100 क्या है, ये एक, अगर तुम लेंथ को मान लो, इसको ब्रिड्थ को मान लो, तो ये लेंथ इंटू ब्रिड्थ ही वर्क डन है, यानी कि है एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। तो यहाँ पर अगर फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा था तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट था वह वर्क डन के रूप में आ रहा था। यानी कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ दो क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं और उनके प्रोडक्ट से कोई तीसरी चीज़ हमको निकालनी होती है। सेम थिंग इज हियर वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स। यहाँ y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। मजे एक बात देखना, y x पर डिपेंड कर रहा है और y और x का प्रोडक्ट कुछ देगा। तो y और x का प्रोडक्ट अगर हम ग्राफ में वो रेक्टेंगल बनता तब तो हम कहते y और x का प्रोडक्ट लेंथ इंटू ब्रिड्थ है। एज जैसे यहाँ हो रहा है लेंथ इंटू ब्रिड्थ, वो एरिया अंडर कर्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे फोर्स कांस्टेंट था, अगर यही फोर्स कांस्टेंट ना होकर ऐसे वेरिएबल हो जाए तब क्या होगा, तब हमको इसके नीचे घिरा हुआ पूरा एरिया तो निकालना पड़ेगा और वही वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन होगा। यहाँ देखो x के बदलने के साथ साथ ये फोर्स की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। तो अब फोर्स और x का, अब फोर्स देखो कांस्टेंट नहीं रह गया, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वो कांस्टेंट माना जा सकता है,
लेकिन ओवरऑल द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। तो ऐसी जगहों पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, यह न्यूटन के दिमाग में था कि जब वेरिएबल फोर्स लग रहा था, इन्फिनिटी से लाते समय फोर्स लगातार वेरी कर रहा था, तो हम किस तरह से वर्क डन इन्फिनिटी से आर तक निकालेंगे। तो इन्फिनिटी से आर तक हम वही लिमिट लेते थे और देखते हैं कैसे होता है। तो इस तरह से वाई को फोर्स माना जा सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट माना जा सकता है, इनका प्रोडक्ट इससे घिरे एरिया के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि हम क्यों कह रहे हैं कि हम इसका एरिया ही निकालेंगे, क्योंकि वाई और एक्स का जो प्रोडक्ट है वो किसी न किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और वो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बदल रही होगी। यहाँ अगर फोर्स भी वेरिएबल हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक दूसरे पर डिपेंड करने लगेगा, और तब वह प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे ये हम लोग देखने चल रहे हैं, और इंटीग्रेशन का यूज इसमें कैसे होगा वो हम लोग अंत में पा ही जाएंगे। तो चलो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया अंडर ए बी। चलो ए बी से के नीचे का एरिया हम लोग निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो वी मेक एन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, है ना, ब्लॉक्स एज shown इन फिगर। हम लोग यन ब्लॉक को निकालें। अब यन तो नहीं है यहाँ, यन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, हियर यन इज 5, कोई नहीं, यन को ले रहे हैं। अब बताओ पहले रेक्टेंगुलर ब्लॉक को जब हम लेंगे तो ये इस तरह से होगा, ध्यान दो ऐसे। दूसरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा, उसका एरिया। तुम बताओ क्या इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया ही इस कर्व के नीचे घिरा एरिया है? बहुत ध्यान दोगे तो तुम कहोगे नहीं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो एरिया है उनको जोड़ोगे तो ये ट्रायंगल ऐसे बच जा रहे हैं, और ये ट्रायंगल क्या है, ये देखो ऐसे, देख रहे हो, देखो ये। जब हम इस चीज को करेंगे तो देखो ये ट्रायंगल बन रहे हैं ना, छोटे 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 ट्रायंगल, ये इनका एरिया तो बच जा रहा है। यही इंटीग्रेशन में इसी चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर हमारा ये ग्राफ ब्लॉक ब्लॉक से लिया जाता है तो यह तो डिस्क्रीट है। अगर ये ब्लॉक होता, ये ब्लॉक होता, ये ब्लॉक होता, तब तो बड़े आराम से वर्क डन निकाल लेते सारे ब्लॉक का। लेकिन तुम देख रहे हो कि यहाँ पर भी वेरिएशन हो रहा है। इस ए बी के नीचे घिरा एरिया जो है वो खाली इस ब्लॉक के एरिया के बराबर नहीं है। इन एरिया को भी हमें निकालना पड़ेगा जो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। इस रेक्टेंगल के अलावा ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, इन ट्रायंगल का एरिया भी हमको उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब हम टोटल एरिया पाएंगे। लेकिन चलो अभी हम इस ए बी के नीचे घिरा एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो एरिया अंडर ग्राफ ए बी। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ए हमने पहले से ले लिया है इसलिए एरिया को अब ए से नहीं, अब हम लोग को एरिया अंडर ग्राफ ए बी निकालना है। इसको ए की जगह हम लोग, ए यहाँ चूँकि लिया जा चुका है इसलिए ए को जगह आई डैश लेते हैं। यह आई डैश क्या होगा, ए आई डैश अगर हम कहें रेक्टेंगुलर ब्लॉक के एरिया के जोड़ के बराबर होगा, मान लेते हैं है अभी, तो हालांकि है नहीं, इतने ट्रायंगल का एरिया बच रहा है। तो एरिया फर्स्ट ब्लॉक, तो एरिया फर्स्ट ब्लॉक का मतलब वाई, यहाँ वाई की वैल्यू हम लेंगे तो वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए। वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए इंटू क्या हो जाएगा, इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर वाई ए क्या हो जाएगा, वाई बराबर एफ एक्स, क्योंकि वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू जब ए रखोगे तो उस समय वाई की जो वैल्यू आएगी वो एफ ए आएगी। तो एफ ए इंटू डेल्टा एक्स, ये इस ब्लॉक का एरिया हो गया। अगले ब्लॉक का एरिया बताओ, इस पॉइंट पर देखो वाई क्या है, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पर प्लस एफ
ए प्लस डेल्टा एक्स, यानी ए प्लस डेल्टा एक्स पर वाई क्या होगा, वो होगा एफ ए प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि वाई की वैल्यू इस जगह पर। तो यहाँ पर इस ब्लॉक की देखो, इस ब्लॉक की जो यहाँ पर वाई की वैल्यू है वो इस ब्लॉक की हाइट है, इस ब्लॉक की हाइट ही लंबाई का काम करेगी, और ये चौड़ाई, तो ये चौड़ाई क्या हो जाएगी बोलो बेटा, इनटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, प्लस तीसरा क्या हो जाएगा ऐसे एफ ए प्लस यहाँ वाले पॉइंट इसकी ब्लॉक की लंबाई, तो ये डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स यानी कि एफ ए प्लस डेल्टा, यहाँ ए है ए प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पर ए प्लस 2 डेल्टा एक्स होगा इंटू डेल्टा एक्स, ऐसे अंत में चलता जाएगा। तो देखो पहले वाले में एफ ए है, दूसरे वाले में ए प्लस डेल्टा एक्स है, तीसरे वाले में देखो कुल कितने ब्लॉक हैं, एन ब्लॉक हैं, तो पहले ब्लॉक का, दूसरे ब्लॉक का, तीसरे ब्लॉक का, ऐसे जब 90 ब्लॉक का होगा तो पहले ब्लॉक में देखो ए है, दूसरे ब्लॉक में ए प्लस डेल्टा एक्स, अभी हम पीछे कराए थे इसको, तो ऐसे 90 ब्लॉक का जब होगा तो एफ ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हमेशा एक कम है, पहले ब्लॉक में यहाँ ए है, यहाँ दूसरे ब्लॉक में ए प्लस डेल्टा एक्स, तीसरे ब्लॉक में ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, ऐसे 90 ब्लॉक में क्या हो जाएगा एफ ए प्लस यहाँ हो जाएगा कैपिटल एन माइनस 1, ठीक है ना, यहाँ इसकी जगह इंटू डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा एफ और इंटू डेल्टा एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग को ध्यान में रखना है। ए प्लस 2 डेल्टा एक्स ये तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठवां है, तो ये तीसरा वाला था तो यहाँ 2 था, चौथा वाला रहेगा तो यहाँ 3 आएगा, ये सब चीज़ें वही रहेंगी। जैसे 90वां वाला रहेगा तो एफ ए प्लस 90वें ब्लॉक के लिए यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा वो संख्या इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये 90वें ब्लॉक की ये हाइट है, 90वें ब्लॉक की क्या है, हाइट है, और ये 90वें ब्लॉक का जो है वो एरिया है, 90वें ब्लॉक का एरिया है। तो इस तरह से ये सारा एरिया हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, ये क्या है, ये फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है ना, यानी कि इस जगह पर y की वैल्यू है और इंटू डेल्टा एक्स। चलो तो इस तरह से ये i हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से i डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ, सभी लोग ध्यान दो, सिग्मा ऑफ एफ एक्स आई कर सकते हैं, आई का मतलब कुछ वैल्यू लेंगे, और इंटू डेल्टा एक्स, बोलो बेटा x1 x2 x3 x4, इस तरह से हम y की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है ना। अब i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 से लेकर n तक। ध्यान दो, जब i की वैल्यू 1 थी तो एक्स आई क्या था, f ए हो गया था, एफ एक्स ए हो गया था, 2 थी ए प्लस डेल्टा एक्स, 3 थी ए प्लस 2 डेल्टा एक्स फंक्शन। इस तरह से ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। तो इस तरह से एक्स का फंक्शन ये जो है यही वाई है इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि ये डेल्टा एक्स तो सब में कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने इसको यानी इक्वल पार्ट्स में बांट रखा है। अब डेल्टा एक्स और इसका जो प्रोडक्ट का सम है यही आई डैश है। अब यहाँ मजे की बात देखो कि दिस एरिया है ना, दिस एरिया आई डैश है ना, इज स्लाइटली, ध्यान देना GSTLY, स्लाइटली डिफरेंट। अब जो लोग इसको ध्यान दे रहे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह एरिया जो है स्लाइटली डिफरेंट है किससे, फ्रॉम द एरिया अंडर कर्व AB दैट इज एरिया APQB। APQB ये पूरा एरिया
इस एरिया के बराबर नहीं है। कौन कहेगा है? नहीं कहेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना। तो बिकॉज है ना द स्मॉल ट्राइंगल्स हैं आर लेफ्ट इन दिस कैलकुलेशन। यानी कि अगर ये डिस्क्रीट चेंज होता, अगर वाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिस्क्रीटली चेंज होता, डिस्क्रीट का मतलब एक बार कॉन्स्टेंटली यहाँ तक चेंज हुआ, फिर यहाँ पे चेंज हुआ, फिर यहाँ पे चेंज हुआ, ऐसा नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है। और जब कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है कोई फंक्शन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तभी हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो ये बड़ी समस्या थी कि अब इस गैप को कैसे फिल किया जाए। तो अब बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब ये टोटल एरिया जो हमने निकाला इस बार्स का, ये इस ट्राइंगल के एरिया जितना कम था। यानी कि इन ट्राइंगल्स का अगर एरिया भी उठा के जोड़ दें तब ये एक्चुअल एरिया ए पी क्यू बी के बराबर होगा, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। अब हम लोग एक एजम्पशन करेंगे और वो बहुत अच्छा एजम्पशन है, सभी लोग उस चीज़ को ध्यान देंगे और तब मज़ा आएगी किस तरह से ये एरिया वास्तविक एरिया के बराबर होगा। क्योंकि बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती थी। जैसे यहाँ फोर्स है, यहाँ एक्स है, तो फोर्स और एक्स का अगर तुम प्रोडक्ट करोगे तो इसके नीचे का एरिया ही हमको निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालने के लिए हम इन स्मॉल ट्राइंगल्स को छोड़ नहीं सकते। तो किस तरह से करेंगे? अब हम लोग ध्यान देते हैं टू इफ वी इंक्रीज, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, इंक्रीज द नंबर n। अगर हम इस n को, इसको कितने पार्ट में बांटा था? n पार्ट में, n पार्ट में बांटा था। तो अगर हम इस n को इंक्रीज करें, देन डेल्टा x इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू n था, विल डिक्रीज। ध्यान दो, अगर हम n को बढ़ाते जाएं तो यह वैल्यू डेल्टा x है, ये जो इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं ये डेल्टा x है। ये डेल्टा x क्या होगा? घटेगा। अगर ये डेल्टा x घटेगा तो क्या होगा? तो ये जो इसके ब्लॉक्स होंगे, ये ए बी जो कर्व है उसको ज़्यादा जगहों पर टच करेंगे। जैसे देखो बेटा, अभी एक जगह टच कर रहा है, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह टच कर रहा है ग्राफ। अगर इसी n को हम बढ़ाते जाएंगे तो इस ग्राफ को क्या होगा? वो अगर n को बढ़ाते जाएंगे ऐसे, यानी संख्या को बढ़ाते जाएंगे, तो जो अभी यहाँ के बाद यहाँ टच कर रहा था, तो अब यहाँ से टच करेगा कि नहीं करेगा? और जब यहाँ करेगा तो ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बनेंगे, ये देखो, अब उतनी ही दूरी में अगर ये 4 बार और बन गया तो ये जो ट्राइंगल बनेंगे इनका एरिया क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और तब यह एरिया वास्तविक ए और बी के नीचे घिरे एरिया के बराबर हो सकता है। यानी कि अगर हम n की वैल्यू को बहुत बढ़ाते जाए तो ये जो डेल्टा x होगा ये बहुत छोटा 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 दबता जाएगा। और जैसे जैसे दबेगा, तुम देखो, ये मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है, अभी ट्राइंगल का एरिया ये है। अब इसी में अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत से टुकड़े कर दे तो अब देखो ये छोटे छोटे जो यहाँ ट्राइंगल बन रहे थे, ये ट्राइंगल कितने छोटे हो गए ना, देखते जा रहे हो। तो ट्राइंगल के एरिया को तो अब हमें अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अभी इस ब्लॉक में शामिल होने लगे। तो कहने का मतलब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, यही इंटीग्रेशन की जान है, ठीक है, सोल ऑफ द इंटीग्रेशन। अगर हम इन ब्लॉक्स की संख्या को बढ़ा दें, अगर n को बढ़ाते जाएं तो डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करती जाएगी। देन द रेक्टेंगुलर बार्स, तो जो ये रेक्टेंगुलर बार होंगे है ना, विल टच एट मोर पॉइंट्स ऑन ग्राफ ए
ए बी पे ज़्यादा जगहों पे टच करेंगे। इन दैट कंडीशन द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल हैं, है ना, बिलो ग्राफ या कर्व ए बी, चाहे कर्व कहो चाहे ग्राफ कहो, चाहे कर्व कहो चाहे ग्राफ कहो, ए बी वो क्या हो गए, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल बिलो कर्व और ग्राफ ए बी विल डिक्रीज। ध्यान दो, अब जब ये एरिया डिक्रीज करने लगेगा तो अभी यहाँ जो देखो ये कमी, अभी देखो यहाँ बहुत ज़्यादा चेंज था, तो ये चेंज अगर बहुत कम हो जाए, ये एरिया बहुत कम हो जाए, तब तो हम कहेंगे कि भाई ये एरिया ख़त्म हो गए ना। तो इस ट्राइंगल के एरिया को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, n की संख्या को बढ़ा दिया। जब n की संख्या को बढ़ा दिया तो इन ट्राइंगल का एरिया उसमें कम होता चला जाएगा, कम होते होते बहुत कम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस n की वैल्यू को अगर इन्फिनिटी कर दें तब क्या होगा, इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर इस n को अभी तो हम कह रहे थे कम कर रहे हैं, अगर इसको इन्फिनिटी कर दें, बहुत छोटे कर दो, तब क्या हो जाएगा, अगर n को इन्फिनिटी कर दो तो यह जो डेल्टा x है यह टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 होगा, यानी कि डेल्टा x बहुत ही छोटा हो जाएगा। अब ध्यान दो, जब ये डेल्टा x देखो 0 नहीं हो रहा है, टेंड्स टू 0 है, यानी बहुत छोटा हो जाएगा। और तब इन दैट कंडीशन और तब ये एरिया जो होगा इसके नीचे का, तब जो ट्राइंगल के एरिया है वो लगभग क्या होगा, ख़त्म हो जाएंगे। और तब ए बी के नीचे घिरा एरिया ही टोटल ग्राफ के नीचे घिरा एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम ऐसी लिमिट लगा दें, क्या चीज़, कि अगर हम n को इन्फिनिटी कर दें तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 होने लगेगा, और देन द एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्राइंगल्स विल बिकम या विल टेंड टू 0। और जब ये हो जाएगा तो इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, इन दैट कंडीशन है ना। अब यहाँ जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स होगा वो लगभग क्या हो जाएगा, ट्राइंगल टेंड टू 0। और इन दैट कंडीशन एरिया अंडर ए बी विल बी एक्चुअल एरिया पी या एरिया ए बी विल बी एक्चुअल एरिया कवर्ड बाय रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, यानी कि उन ब्लॉक्स का एरिया ए बी के नीचे के एरिया के बराबर कब हो जाएगा, जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, इससे डेल्टा x बहुत ही छोटा हो जाएगा। डेल्टा x बहुत छोटा होगा तो ये ट्राइंगल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मिनिमाइज होकर शून्य हो जाएंगे, यानी कि इन ट्राइंगल का एरिया शून्य हो जाएगा। तो ए बी के नीचे घिरा एरिया उन छोटे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के एरिया के जोड़ के बराबर होगा, है ना। दैट इज देन एरिया, तो इसका मतलब है कि बार का एरिया इस ए बी के नीचे घिरे एरिया के बराबर पहले नहीं था, कब होगा, जब n जो होगा वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा होगा तब। तो अब तो देन एरिया अंडर ग्राफ ए बी विल बी गिवन बाय क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, अब हम लोग क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या चीज़, n अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो डेल्टा x टेंड्स टू 0, और जो पीछे हमने सिग्मा लगाया था, सिग्मा क्या था, f एक्स आई इंटू डेल्टा x, और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक थी, बशर्ते यहाँ अब n की वैल्यू जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर डेल्टा x 0 होगा तो डेल्टा x 0 होने से क्या हो जाएगा, डेल्टा x 0 होने से 0 की तरफ अग्रसर होने से
वह पूरे ए बी के नीचे। अब ये जो एरिया था ये भी हमने उसमें इंक्लूड कर लिया। यही इसका मतलब है कि पहले हमने जो एरिया लिया था, जब यहाँ लिमिट नहीं लगाई थी, तो वो जो एरिया ले रहे थे वो डिस्क्रीट था। लेकिन हम जानते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो अगर होता है, एक्स के साथ वाई लगातार बदल रहा हो, तब ग्राफ इस तरह से मिलेगा। और कॉन्टिन्यूअस कर्व के नीचे का एरिया निकालने का ये स्पेशल मेथड न्यूटन और लीबनिज़ ने ईजाद किया। अब इस चीज़ को हम लोग ध्यान दो, अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होता है, आई इक्वल टू 1 to n है, तो एफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स है। अब डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है। अब इसी चीज़ को एक नए रूप में लिख दिया गया। क्या चीज़? अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो इसको लिखेंगे क्या कहते हैं, ये एफ एक्स है, इसको बोले थे एफ एक्स। डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो इसको डी एक्स लिखा गया। ये चूंकि समीशन है, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो इसको डी एक्स लिख दिया गया और इसको एक नया सिंबल बना दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ एरिया को अगर हम आई कह देते हैं बेटा, क्योंकि वहाँ पर आई डैश था, ए चूँकि पॉइंट भी लिया गया है तो आई कर देते हैं, इस एरिया का नाम हम आई कर देते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। डी एक्स क्या है? जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा, ये लिमिट के साथ जब डेल्टा एक्स लिया जाता है तो डी एक्स हो गया। अब ये एफ एक्स डी एक्स हो गया, यानी कि किसी ग्राफ के नीचे घिरा एरिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हुआ करता है। और ये एरिया किसी स्पेशल क्वांटिटी को भी डिनोट कर सकता है। अगर ये एफ एक्स क्या है? हमारा फोर्स है, और यह डी एक्स डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल पार्ट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ये वर्क डन के बराबर होता है। इस तरह से हम एरिया को निकाल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इस डिस्क्रीटनेस को हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में बदला, कैसे n की वैल्यू को इनफाइनाइट करके और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करके। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस डिस्क्रीटनेस को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में बदलने का क्या तरीका है कि n को इन्फिनिटी करना और डेल्टा एक्स को 0 की तरफ टेंड करना, और तब ये हो जाता है डी एक्स और एफ एक्स, यानी कि इस इंटीग्रेशन हम के सिंबल से इसको दिखाते हैं। टोटल एरिया कवर्ड बाय ए फंक्शन एफ एक्स इफ एफ एक्स इज डिपेंडिंग ऑन एक्स इज गिवन बाय एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है ना? अगर यहाँ पर लिमिट लगी है a और b, तो अगर लिमिट के साथ साथ इसको हम करते तो i इक्वल टू लिखते एफ एक्स डी एक्स, यहाँ a लिखते यहाँ b, तो ये एरिया अंडर कर्व ए बी विद इन लिमिट a टू b। यहाँ अगर a से b तक के बीच का हमें एरिया निकालना होता ग्राफ के नीचे का, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स से दिखाया जाता है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट देखा। अगर ये फोर्स होता, ये डिस्प्लेसमेंट होता, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के नीचे पूरा वर्क डन अगर हमें निकालना है तो इस डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करना पड़ेगा। और जैसे जैसे डेल्टा एक्स को छोटा करेंगे ये ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू 0 होती जाएगी, और तब हम टोटल एरिया को निकाल सकते हैं। इस जगह पर हमने क्या किया, अगर ये लिमिट ना लिया होता तो केवल ये रेक्टेंगुलर बार के एरिया आते, और तब रेक्टेंगुलर बार का एरिया इस ग्राफ के नीचे घिरे एरिया के बराबर नहीं आ पाता। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग इंटीग्रेशन से किसी ग्राफ के नीचे घिरे एरिया को निकालना सीखे हैं, और यह एरिया फिजिक्स में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वेलोसिटी टाइम, अगर ये वेलोसिटी होता, ये टाइम होता, तो वेलोसिटी टाइम के नीचे घिरा ग्राफ का एरिया वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर ये इस तरह से कॉन्टिन्यूअस कर्व होता तो उसको निकालने के लिए हमें कोई इक्वेशन दिए होते, और उस इक्वेशन की मदद से हम लोग इंटीग्रेशन करते, और इंटीग्रेशन करके तब हम उस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, और उस एग्जाम्पल से हम ये बताएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। इस चीज़ को हम लोग अगले लेक्चर में जानना सीखेंगे। लेक्चर लंबा हो गया है, लेकिन न्यूटन की क्लास की तरह छोड़ के भागना नहीं, पूरा देखना, मज़ा आएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अच्छा लगा होगा
तो बार बार रिपीट करके इसको ज़रूर देखना और समझने का प्रयास करना। बहुत मेहनत से इस लेक्चर को हमने बनाया है और बहुत रिसर्च किया है इस पर, और आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज्ञान को जितना फैलाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।